हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है गास के नियम का अनुप्रयोग। इससे पहले गास का नियम आपको बताया जा चुका है कि हम गास का क्या प्रमेय है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। आप वहाँ से गास का नियम, विद्युत फ्लक्स जो है ना, उस सारे विद्युत फ्लक्स, इन सारे टॉपिक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले आपको गास का प्रमेय नहीं पता है और विद्युत फ्लक्स का नहीं पता है तो आप पहले उसे पढ़ लीजिए और उसके बाद से ये टॉपिक को देखिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम गास के नियम का अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। और किसके नियम का अनुप्रयोग करना है, अर्थात किस नियम से हमको करना है, गास के नियम से। चलिए हम देखते हैं कि एक अनंत लंबाई की एक तार है, तो हम एक अनंत लंबाई की एक तार ले लेते हैं। ये अनंत लंबाई की तार है। मान लेते हैं कि जो इसका लेंथ है, अर्थात जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं कि वो कितना है, यल है। अब आप जो भी मान सकते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, जितना भी हो वो अनंत लंबाई की तार है। और अगर कोई तार है तो उस पर जरूर उसके पृष्ठ पर आवेश होगा, जिसके कारण ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे समान रूप से प्लस की आवेश क्या है, वितरित है। मैं प्लस लगा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि इस पे समान रूप से प्लस आवेश क्या है, इसके पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस तार की लंबाई हमने कहा है यल और इस पर प्लस की आवेश वितरित है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो आप इसको भली भांति जानते होंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस पर एक नई वीडियो बस रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए बना दी जाएगी। आप वहां से एक अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है ना। तो मैं सीधे इसकी व्याख्या करता हूँ। और एक चीज और याद रखिएगा कि देखिएगा कि इसमें गास के नियम का उपयोग करना है, तो इसके लिए हमको एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, अर्थात एक बंद पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ध्यान से देखिएगा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींच रहे हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। और इस तार से r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P है और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इतनी बात हम क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। माना यल लंबाई की तार है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। देखिएगा, यह एक लंबाई की एक तार है और उसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस आवेश है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, देखिए। अतः रेखीय आवेश घनत्व का कितना मान होगा, तो इस पे जो भी आवेश है अर्थात Q और लंबाई L के अनुपात को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसका डिफिनीशन होता है प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर आप इसको अलग से लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, यहाँ से अगर Q का मान निकालें ना तो Q का मान हो जाएगा L इंटू लैम्डा।
इसको कहिएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ से इसको याद रखिएगा कि Q का मान हमने निकाला है यल, देखिएगा ये इधर गुणा होगा तो यल गुणे लैम्डा। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यल लंबाई के तार, लंबाई के तार के कारण, यल लंबाई के तार के कारण, यल लंबाई के तार के कारण एक आर त्रिज्या की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा तथा तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर हमको तीव्रता का मान निकालना है। देखिएगा इसके लिए हम एक अवयव ले लेते हैं, देखिएगा एक क्षेत्र इसका ले लेते हैं जिसको हमने कहा है डीए वेक्टर। देखिएगा यह डीए वेक्टर बाहर की ओर होगा और देखिएगा ई वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। आपको बताया जा चुका है घनकोण किसे कहते हैं, घनकोण में इसको बहुत अच्छे से हमने बताया है कि डीए वेक्टर क्यों बाहर है और ई वेक्टर भी क्यों बाहर की तरफ है, ठीक है। आप बस ये समझिएगा कि यहाँ पर डीए वेक्टर भी बाहर की तरफ और ई वेक्टर भी कहाँ है, बाहर की ओर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है, तो होता है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कास थीटा। अब देखिएगा जो यह ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है इनके बीच का कोण कितना है, तो आप कहेंगे कि जब दोनों समांतर हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो कहेंगे चूंकि थीटा बराबर 0 तो कास 0 बराबर ए। मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। एक बार मैं देख लूँ कि आपके स्क्रीन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हम ऊपर से यहाँ से मिटा रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम ऊपर से इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए और ये रहेगा इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई। और इसके बाद से देखिएगा गास का प्रमेय क्या होता है, लिखेंगे गास के प्रमेय से। गास का प्रमेय क्या होता है जरा ये बताइएगा कि फाई ई जो होता है वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि यह जो फाई ई है इसका मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2, चाहे इसको कह दीजिएगा समीकरण नंबर 2 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 3। और कहेंगे कि इस फाई ई के जगह पे इतना मान हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
जहाँ रखिए तो जब इसमें मान रखिए तो हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू डी। देखिएगा यही विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है, इसी का मान निकालना है। तो यह कांस्टेंट होता है, इसको कहाँ कर लीजिए बाहर की तरफ। और इस समीकरण 1 से Q का मान लिखिएगा निकला था यल इंटू लेमडा। तो क्या हम इस Q के जगह पे यल इंटू लेमडा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी सर आसानी से रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान इस रख दीजिएगा समीकरण 1 का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान Q के जगह पर रखना है यल इंटू लेमडा, नीचे है एप्सिलॉन, E हो गया बाहर और हो गया dA। यही है ना, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है dA का। अब देखिएगा dA यही है, जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा A, और A क्या है इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल। और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है तो आपको याद होगा, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrl। ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन सीधे यहाँ से लाएं तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 2πrl। ठीक है ना, और कहाँ से तो आप सीधे कहिएगा कि बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2πrl लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू 2πrl रख दीजिए मान यल इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πrl। देखिएगा यल से यल क्या हो जाएगा कट जाएगा, और E को छोड़िए, इसी का मान निकालना है तो सबको इधर पक्षांतर करेंगे और सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू लेमडा अपान 2πr, यही होगा। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपान 2πr इंटू लेमडा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक बार सभी लोग बताइएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr? एक बार सभी लोग इसको बता दीजिएगा कि क्या। और एप्सिलॉन देखिएगा छूट गया है, यहाँ पे एप्सिलॉन भी है। और उसके बाद से क्या करते हैं कि अगर इसको लिखना चाहे ना, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो होगा E इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन, हो सकता है ना। और R को इधर भेजेंगे तो होगा लेमडा अपान R, और ये हो जाएगा ऊपर भी 2 से गुणा करना था तो 2। इतना इसका मान आसानी से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज का आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका मात्रक कितना होगा, तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है न्यूटन पर कूलम। यह होता है किसी अनंत लंबाई वाले सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई और ये आप अच्छे से समझ चुके हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।